अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीए फोर्थ ईयर इंग्लिश लेक्चर नंबर 4 के साथ प्रोफेसर सलीम खावर मलिक। तो स्टूडेंट्स, आज आपसे मैं डिस्कस करने लगा हूँ कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन आपके सिलेबस का एक अहम क्वेश्चन है जो कि बहाउद्दीन ज़की यूनिवर्सिटी के पेपर में 20 मार्क्स का आता है। देखिए जी, कॉम्प्रीहेंशन को अगर हम अंग्रेज़ी में बात करें तो वो है अंडरस्टैंडिंग के मीनिंग में, कि किसी चीज़ का समझना। तो इसके बारे में कॉम्प्रीहेंशन की एक बाकायदा उर्दू में डेफिनेशन है। ज़रा देखें कि कॉम्प्रीहेंशन से मुराद समझने की काबिलियत या अहलियत होती है। दूसरे अल्फाज में कॉम्प्रीहेंशन से मुराद किसी भी मवाद में मौजूद ख़यालात और हक़ाइक़ को समझने की सालाहियत कहते हैं, एबिलिटी कहते हैं। देखिए, आपके पास कोई भी चीज़ है, आपको कोई भी कुछ कहता है, अगर आप उसको समझते नहीं हैं तो आप उसके बारे में किसी भी बात करने से कासिर हैं। तो ये भी एक इसी तरह का क्वेश्चन है कि आप एक पैराग्राफ को देखेंगे जो आमतौर पर हमारे सिलेबस में आता है। उस पैराग्राफ में क्वेश्चन दिए होते हैं, आखिर में उन क्वेश्चन को आपने समझना होता है और उन्हीं पैराग्राफ में से जो आपके पास मौजूद है आपने उसके आंसर ढूंढने होते हैं। तो हमने इसके कुछ अहम असूल तय किए हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करनी है, इन असूलों पर अमल करें, आपसे कॉम्प्रीहेंशन आराम से हो जाएगी। तो किसी पैराग्राफ को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए मदरजा ज़ैल असूलों पर अमल करें। जी, असूल नंबर 1 है कि आपने पैराग्राफ को कम अज़ कम 3 मरतबा ज़रूर पढ़ना है। कि आपके पास पैराग्राफ मौजूद है, उसको आप 3 दफ़ा पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ है, इसको आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। आप कहेंगे जी हमारा टाइम वेस्ट होगा, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है, आपका टाइम बचेगा। असूल नंबर 2 है जी, क्या है जी, दिए गए सवालात को अच्छी तरह समझें ताकि जवाबात वाज़ेह अंदाज में दिए जा सकें। कि आपने सवालात को समझना है। आज के दौर में हम क्या करते हैं, हम जल्दी करते हैं, हमें जल्दी नहीं करनी, हमें सवाल को समझना है, स्टेटमेंट को समझना है, क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझकर फिर हमने उसका आंसर देना है। तीसरा है जी, हर पैरे में कोई ना कोई अहम लफ्ज़ या जुमला होता है, उसको तलाश करके अंडरलाइन करें। डेफिनेटली वो जो पैराग्राफ होता है वो किसी एक चीज़ के बारे में, 2 चीज़ों के बारे में कह रहा हो तो उसको आप अंडरलाइन करें। वो एक लफ्ज़ भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, ये एक सेंटेंस भी हो सकता है। जवाबात मुख्तसर और जामे हों, गैर ज़रूरी तवालत से गुरेज़ करें। जवाबात में अपनी तरफ से कोई बात शामिल न करें। जवाबात अपने लफ्ज़ में लिखें, पैरे के जुमले हू बहू नहीं लिखने। ये बहुत अहम बात है। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पैराग्राफ जो दिया होता है उस पैराग्राफ में देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है, एज इट इज़ लिख सकते हैं। जो एग्जामिनर होता है वो उसको अच्छा नहीं समझता, बाज़ का तो उसको क्रॉस भी कर देता है। आपने ऐसा करना है कि हू बहू नहीं लिखना, आपने अपने अल्फाज में बात करनी है, इसे बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। तो जवाबात लिखने से पहले पैरे का उन्वान तजवीज़ कर लें। डेफिनेटली वो जो अहम लफ्ज़ होगा जो आपने अंडरलाइन किया होगा, आपको समझ आ जाएगी ये किस चीज़ के बारे में। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं, एक पैराग्राफ है उसमें साइंस की बात की जा रही है, तो डेफिनेटली उसमें अहम बात क्या है, साइंस, साइंटिफिक यूज़ होगा। उसके बाद यूँ पैराग्राफ समझ आ जाएगा और जवाबात देने में आसानी होगी। उन्वान एक लफ्ज़ नहीं बल्कि 3 या 4 अल्फाज का मजमुआ होता है। उन्वान एक से ज़्यादा लिखें, हो सकता है 1, 2, 3, 4 लिखें। जैसे साइंस के बारे में लिखते हैं आप तो यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ साइंस हो सकता है, ब्लेसिंग्स एंड कर्स हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जवाबात और ख़ास तौर पर उन्वानात को ज़रूर दोहराएं। एक दफ़ा दोबारा से देख लें कि जो जवाबात आपने लिखे हैं, जो उन्वान नहीं, उसको एक दफ़ा दोबारा देख लें ताकि कहीं कोई मिस्टेक ना रह जाए। तो स्टूडेंट, ये तो है कॉम्प्रीहेंशन जो आपने क्वेश्चन देने। उन्हीं क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होता है पेरेसी का। पेरेसी क्या होती है, ये बहुत ही टेक्निकल एक पॉइंट है पेरेसी को, कि वो एक पैराग्राफ जो आपका लेट्स सपोज 10 लाइंस का है, कि वो सपोज हम ये कह सकते हैं कि वो 90 वर्ड्स का है, 90 अल्फाज पर मुश्तमिल है, तो हमने इसकी पेरेसी कहनी। पेरेसी का मतलब होता है किसी चीज़ की तखलीस करना, उसको खालिस बना देना, और उसके अंदर हमें क्या करना है, उसको हमने 3 पे डिवाइड कर देना है। कि अगर वो 10 लाइन हैं तो हमने उसको 3 पे डिवाइड करना है, तो कितनी हो जाएंगी, 3, 3, 3.5। अगर हम वो सपोज 90 वर्ड्स हैं, उसको 3 पे हम तकसीम करते हैं तो वो 30 वर्ड्स हो जाएंगे। ये बनेगी आपकी पेरेसी। इसका भी एक टेक्निकल है, आप ज़रा देखें कि सबसे पहले ऊपर बनाए गए पैरे के 3 हिस्सों में दूसरा हिस्सा निकाल दें। अगर पैरा नंबर 1 और 3 को दोबारा लिख दें तो खुद ब खुद पेरेसी तैयार होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में जो स्टार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। अब इंट्रोडक्शन को आप कभी मिस नहीं कर सकते, और
उसी चीज़ का जो एंड होता है, कंक्लूजन जो होता है, वो डेफिनेटली उसी बात को सम अप कर रहे होते हैं, वो भी आप नहीं निकाल सकते। तो पैरे में मौजूद मिसालों और हवालों और तफसीलात को निकाल देने से भी पैरेसी तैयार हो जाती है। मिसालें, हवाले सिर्फ उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो असल में होते नहीं है उस पैराग्राफ का हिस्सा, वो सिर्फ सपोर्टिव होते हैं। तो पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 3 और पैरा नंबर 2 का निचोड़ निकाल लेने से भी पैरेसी बन जाती हैं। लेट्स सपोज, आपको मैं आसान कर देता हूँ कि आप कैसा करें, पहली 3 लाइन की एक लाइन बना लें, दूसरी 3 लाइन की एक लाइन बना लें, आखिरी 3 लाइन की भी एक लाइन बना लें। तो इसी तरह से आपकी 3 लाइन बन जाएंगी उन 9 या 10 लाइन की। ये है पैरेसी। तो अगर पैरेसी करते वक्त चंद अल्फाज बढ़ भी जाएं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो 3 लाइन बनी है, 3.5 हो गई हैं, 4 हो गई हैं, तो डजेंट मैटर। तो स्टूडेंट्स, ये थी कॉम्प्रीहेंशन। तो एक मॉडल पैराग्राफ आपके सामने है जो कि हमारे पास्ट पेपर्स में से है, अब BZU के पेपर में से है। इसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या होती है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ये आपने एक जो इसकी स्टेटमेंट है, ये एक पैराग्राफ मौजूद है आपके सामने। इस पैराग्राफ को अब मैं तो एक दफ़ा पढ़ूंगा, लेकिन आपने इसको 3 दफ़ा पढ़ना है। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू अप्रिशिएट वाई आवर हिंदू friends fail to understand the real nature of Islam and Hinduism. They are not religious in the strict sense of word, but are in fact different and distinct social orders. And it is dreamed that the Hindus, Muslims can never evolve a common nationality and will lead India to destruction if we fail to revise our notions in time. अब देखिए, इसमें इस्लाम और हिंदुइज्म की बात हो रही है। हिंदू है और साथ मुस्लिम का नाम आ रहा है, ये दोनों चीज़ें हैं। द हिंदू मुस्लिम बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस फिलासफीज। आपने 2 नेशन थ्योरी पढ़ा होगा। टू डिफरेंट रिलीजियस philosophies, social customs and literatures. They neither intermarry nor interdine together, and indeed they belong to 2 different civilizations. दो मुख्तलिफ इनकी तहजीबें हैं, which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. Their aspects of life are different. It is quite clear that Hindus and Muslims derive their inspiration from different sources of history. They have different epics, different heroes, different episodes. Very often the hero of one is a foe and the other and likewise their victories and defeats overlap. To yoke together to such nations under a single state, one as a numerical minority and other as majority, must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be so built up for the government of such state. कुछ समझ आई होगी। आप एक दफ़ा पढ़ें, फिर पढ़ें तो आपको वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा ये क्या है। एक दफ़ा पढ़ने से ये क्या पता चला कि ये 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, इस्लाम और हिंदुइज़म की बात कर रहे हैं, 2 रिलीजियस की बात हो रही है, 2 कौमों की बात हो रही है, हिंदू और मुसलमानों की, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी सिविलाइजेशन कैसी है। ये एक दफ़ा आपने फिर पढ़ना है, उसके बाद आपने क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो मैं आपको इसके क्वेश्चन, इसके आंसर सॉल्व करके दे रहा हूँ। आपने देखना है जी, पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या बनता है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रियल नेचर ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज़म। जी इसका आंसर मैंने लिखा है जी, इस्लाम एंड हिंदुइज़म आर 2 डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट सोशल आर्डर। बिल्कुल 2 मुख्तलिफ और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मुतज़ाद एक सोशल आर्डर के लिहाज से, खाने पीने के लिहाज से, रहन सहन के लिहाज से, इबादत के लिहाज से। The Hindu and the Muslims belong to 2 different religious philosophies, social customs, literatures. They neither intermarry nor interdine together. And indeed, they belong to 2 different civilizations which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. Their aspects of life are different. बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, describe the major differences between the Muslim and the Hindus. The Muslims and the Hindus are completely different from each other. They neither intermarry nor interdine together. देखिए एक सेंटेंस को आप 2 जगह पे इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है। They have different civilization, custom and literature. Their aspects of life are different. They have different epics, different heroes and different episode. India to destruction. ये सारी चीज़ें हैं जी। उसके बाद है जी, what will be the result of yoking together to different nation. देखें जी, the Hindu and Muslims can never evolve a common nationality and will lead India to destruction. अगर आप इकट्ठे रखें तबाह कर देंगे। To yoke together 2 such nations under a single state
one as numerical minority and other as majority, must lead to growing discontent and final destruction. Explain the meanings of the following. इसको छोड़ दें आप. Next है जी, make a parody of the following above passage and suggest a suitable title. जी parody. The Muslims and the Hindus are commonly different from each other. They have different civilization, custom, and literature. Their aspects of life are different. They have different epics, different heroes, and different episode. Their unity is impossible. It will lead India to destruction. तो ये पैरेसी है. आपने देखा होगा कि वो तकरीबन कोई 10 से 11 लाइंस का है पैराग्राफ, और ये 3 लाइन में बना है. ये पैरेसी है. तो स्टूडेंट्स, इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है. ये इंपॉर्टेंट है, आपने समझना है. बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको मज़ीद पैराग्राफ मिल जाएंगे. स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज़.